अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। तो कल हमने एक लेक्चर अपलोड किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये लेक्चर होंगे, ये दो लेक्चर हम इस सीरीज में करेंगे। तो ये लेक्चर्स जो होंगे, ये उर्दू तालिब इल्मों के हवाले से, जो 10th क्लास से लेकर पीजी क्लासेस तक हम जो हमारे तालिब इल्म होते हैं उनको ये मदद करेंगे किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो हमारे नए असातिज़ा किराम होते हैं, जो नए भर्ती शुदा हमारे उर्दू असातिज़ा होते हैं, तो वो इन दो लेक्चर्स से कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में शुरुआत ज़ुबान से करी थी। उसके बाद हाँ, ज़ुबान कैसे अदब बनती है उस पे थोड़ी बहुत बहस की थी। उसके बाद मैंने अदब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो चीज़ें बताई थी। अदब किसे कहते हैं उस चीज़ से बहस करी थी। उसके बाद मैंने आपको अदब की दो शाखों के हवाले से आगाह किया था कि अदब की जो दो शाखें हैं, जो दो हिस्से हैं अदब के, यानी नस्र और नज़्म के हवाले से मैंने आपको आगाह किया था। वो बताया था कि नस्र किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं। तो कल तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका हम फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, उसको रिवीजन में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो अभी आज के इस लेक्चर में हम कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम इस लेक्चर को रिज्यूम करेंगे, वहीं से इस लेक्चर का आगाज करेंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि जो जुबान होती है वो क्या होती है। उसके बाद अदब के दो हिस्से हमने बयान किए थे, नस्र और नज़्म। नज़्म को हम शायरी भी कहते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको नज़्म में कुछ असनाफ के नाम लिखवाए थे, ठीक है। नज़्म में हमने हमद पहले लिखा था, उसके बाद नात, उसके बाद गजल, उसके बाद कसीदा, उसके बाद मरसिया, उसके बाद मसनवी, उसके बाद रुबाई, कत्ता, गीत, दोहा, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। लेकिन मैंने इतनी ही चीज़ें इसलिए लिखी क्योंकि हमारे सिलेबस में, यहाँ जो हमारे कश्मीर में सिलेबस या बरसगीर की जो निसाबी किताबें होती हैं, जो सिलेबस में किताबें होती हैं, उनमें यही चीज़ें सिलेबस में होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक हमद की बात है, हमद जो होती है ये एक ऐसी नज़म होती है जिसमें हम खुदा की तारीफ, हाँ, हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला के सिफात, उनकी ज़ात की तारीफ की जाती है। ऐसी नज़म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं उसको हम हमद कहते हैं, ठीक है। तो नात, नात हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उनकी तमहीद की जाए, उनकी मदह सराई की जाए। तो ऐसी नज़म को हम नात कहते हैं। तो ये दो चीज़ें तो मजहबी हो गई। अब हम आते हैं अदब पे, ठीक है। जो गज़ल होती है, गज़ल, तो इसके रिवायती माने तो बहुत सारे आपने सुने होंगे। गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना, औरतों के मुतालिक बातें करना, हुस्न व इश्क की बातें करना। ये सब चीज़ें तो गज़ल के रिवायती माने में आते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि गज़ल, हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तदरीज ज़माना के साथ साथ, यानी इर्तिका के साथ साथ गज़ल के मानी में भी तब्दीली आई। तो आजकल हम गज़ल में हर किसी मजमून को समेट सकते हैं, चाहे वो मुआशी मजमून हो, चाहे वो सियासी मजमून हो, चाहे वो मजहबी मजमून हो, चाहे वो कोई भी मजमून हो, हाँ, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, सारी चीज़ें इसमें आजकल हम समझ सकते हैं। हत्ता कि साइंस और टेक्नोलॉजी की गज़लें भी आपको मिल जाएंगी। तो आज वो कैद नहीं है कि इसमें सिर्फ औरतों के हवाले से ही बातें होती हैं। तो वो पुरानी तारीफ थी, लेकिन आजकल वो रिलेट नहीं होती है। हाँ, ये भी है कि आजकल भी गज़लें औरतों पे लिखी जाती हैं, लेकिन जो एक टैबू था कि गज़ल सिर्फ औरतों के हवाले से लिखी जाती है, वो आजकल वो तारीफ थोड़ा पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो प्यारे नाजरीन, गज़ल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, गज़ल के पहले शायर को मतला कहते हैं, गज़ल के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं, गज़ल के सबसे अच्छे शायर को बैतुल गज़ल कहते हैं। हाँ, अगर शायर मतले जैसा और एक शायर गज़ल में लाएगा तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। तो एक चीज़ हमको याद रखनी है कि गज़ल के पहले शायर जिसको हम मतला कहते हैं, उसमें दोनों मिसरे जो होते हैं, हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। यानी उसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। काफिया किसको कहते हैं? हाँ, काफिया कहते हैं हम
हम आवाज अल्फाज को, राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में हम उसको कहते हैं, तो राइमिंग वर्ड्स, हाँ, को हम काफिया कहते हैं। और रदीफ जो आखिर के एक अल्फाज या दो लफ्ज या दो से जायद भी कभी कभी होते हैं, तो वो रदीफ में आते हैं। गजल के पहले शायर के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से गजल का चौथा, छठा, आठवां शेर होता है, उसमें अमूमी तौर पर शायर रदीफ और काफी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये गजल है आपके लिए मुख्तसर से वक्त में। उसके बाद कसीदा है। कसीदा जो है, कसीदा ये दो लफ्जों से निकला है। अगर हम ये कहेंगे कि कसीदा कसद से निकला है, तो कसद के मानी होते हैं इरादा करना। ठीक है, हाँ, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कसीदा के और एक मानी मगज़ गलीज़ के भी हैं, तो वो भी कुछ किताबों में दर्ज है। तो कसीदा होता है कसद करना, इरादा करना। ठीक है, किसी काम के करने का जो इरादा आप करते हैं उसको भी कसीदा कहते हैं। अमूमी तौर पर कसीदे में क्या होता है कि हमारे जो शुआरा है उन्होंने ज़्यादातर जो है बादशाहों की तारीफों में कसाइद लिखे हैं, तो मजहबी कसाइद भी है। हाँ, ठीक है, तो कसीदा जो है, कसीदा के कुछ अज्जा होते हैं। ठीक है, कसीदा के कुछ अज्जा है, 5 अज्जा है इसके। पहला जो इसका जुज है उसको हम तशबीब कहते हैं। दूसरा जो इसका जुज है उसको गुरेज कहते हैं। तीसरा जो जुज है इसका उसको हम मदाह कहते हैं। ठीक है, चौथा जो इसका जुज है वो मुदा है, मुदा। ठीक है, और पांचवा जो इसका जुज है वो दुआ होता है। हाँ, गालिब साहब का शेर है दुआ में, तुम सलामत रहो हजार बरस, तुम सलामत रहो, यानी बादशाह को कहा था तुम सलामत रहो हजार बरस और हर बरस के हो दिन 50,000। कसीदा में अमूमी तौर पर मुबालगा आराई होती थी। खैर अब तो ज्यादा कसाइद लिखे नहीं जाते। तो कसीदा में आपने देख लिया कि कसाइद, हाँ, शख्सी भी होते हैं, मजहबी कसाइद भी होते हैं। कसीदे में और दो किस्में भी हैं, हिजविया कसाइद और मदहिया कसाइद। ठीक है, हिजविया कसाइद वो कसाइद होते हैं जिसमें किसी की बुराई करी जाती है, और मदहिया कसाइद वो कसाइद होते हैं जिसमें हम किसी की तारीफ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मरसिया की ओर। मरसिया जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है, ये निकला है रसा से। रसा के माने हैं आहो बका करना। हाँ, जब हम किसी की मौत पे आहो बका करते हैं, मातम मनाते हैं, सोग मनाते हैं, उसी को मरसिया कहते हैं। मरसिया में मरने वाले की खूबियां बयान की जाती है, उनके औसाफ बयान किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो मरसिया हम देखते हैं वो वाकई करबला के हवाले से हमको मिलते हैं। ठीक है, तो मरसिया में 8 अज्जा होते हैं। मरसिया में 8 अज्जा होते हैं। पहला है चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, रज़म। हाँ, रज़म को हम जंग भी कहते हैं, शहादत। हाँ, 7वां जो है वो शहादत है, और 8वां जो है वो बैन है, बैन। ठीक है, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज, रज़म, शहादत और बैन। ठीक है, हाँ, 7वां जो है वो शहादत है, और 8वां जो है वो बीन है। प्यारे दोस्तों, मसनवी की जहां तक बात है, मसनवी सना से निकला है, और सना के मानी दो दो के हैं। क्या? सना के मानी दो दो के हैं। मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई वाक़ा या किस्सा तसलसल के साथ बयान किया जाता है। जैसे कि हम नसर में दास्तान लिखते हैं, वो नसरी अंदाज में होता है, और अगर हम उसी दास्तान को यहाँ पर, उसी किस्से को हम यहाँ पर, हाँ, मंजूम अंदाज में लिखते हैं, तो वो मसनवी हो जाती है। मसनवी को बयान या शायरी की महराज भी कहा जाता है। मसनवी के लिए 7 अवजान मुकर्रर किए गए हैं। मसनवी का हर शेर अलग काफिये में होता है। ठीक है, आ गया समझ आपको? तो ये तो हो गया मसनवी। मसनवी में हमको मिलते हैं 5 जुज। ठीक है, इसमें 5 जुज है। मसनवी में भी 5 जुज है। पहला है हमदुनात, दूसरा है बादशाह वक्त या फरमा रवाई वक्त, उसके हवाले से जो बादशाह होता था उसके हवाले से दूसरा जुज होता था। तीसरे में क्या होता था, जो तारीफ शेर सुखन होते थे, उसके बाद किस्सा या असल मौजू पर शायर आ जाता था, और 5वें में फिर मसनवी का इख्तिताम होता है। ठीक है,
تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس ربائی. ربائی کسے کہتے ہیں؟ ربائی ربا سے نکلا ہے، اور ربا چار کو کہتے ہیں. ربائی اور ربا سے نکلا ہے جس کے معنی چار کے ہیں. تو وہ نظم یعنی چار مصروں پر مشتمل نظم کو ہم ربائی کہتے ہیں. 3 مصروں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ گیس؟ مثلث. ٹھیک ہے، تثلیث. اچھا، 4 مصروں پر مشتمل نظم کو ہم کہتے ہیں مربع. 5 مصروں پر مشتمل نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخمس. 6 مصروں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس. 7 مصروں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مصباح. 8 مصروں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مثمن. 9 مصروں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ متسع. اور 10 مصروں پر مشتمل نظم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معشر. عشرہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. عشرہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں 3 عشرے ہیں، ٹھیک ہے نا. عشرہ ہم کہتے ہیں یعنی ایک ایک عشرہ 10 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. تو ربائی ربا سے نکلا ہے، اس کے لیے 24 اوزان ضروری ہوتے ہیں. اور ربائی کے جو 4 مصرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، ہاں، اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں. اور سب سے اہم مصرع جو اس کا ہوتا ہے وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں تیسرا مصرع، لیکن ہاں، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع اس کا مکفہ ہونا، ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. اور چوتھے شعر میں چونکہ سارا مضمون سمٹ کر آتا ہے، اس لیے چوتھا شعر سب سے اہم ہوتا ہے اس میں. اور قطع کی جہاں تک بات ہے، قطع ہم کہتے ہیں عمومی طور پر کسی ٹکڑے کو. قطع کہتے ہیں کسی ٹکڑے کو، جیسے کہ ہوتا ہے نا کوئی ٹکڑا. غزل عمومی طور پر کیا ہوتی ہے؟ غزل کا ہر شعر کیا ہوتا ہے؟ غزل کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے. یعنی غزل میں مضمون کے حساب سے تسلسل نہیں ہوتا ہے. غزل کا ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے، جدا گانا ہوتا ہے معنوی اعتبار سے. اور کبھی کبھی شاعر کیا کرتا ہے کہ اس کو ہاں ایک ہی شعر میں وہ اپنے مضمون کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا، یعنی اپنا خیال وہ ایک ہی شعر میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا ہے. تو اس وقت اس کو ایک سے زائد اشعار کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی 2 شعر کی، کبھی 3 شعر کی. تو اگر شاعر کو ایک سے زیادہ اشعار کی ضرورت پڑتی ہے اپنا خیال بیان کرنے کے لیے تو وہ قطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. البتہ اگر کسی غزل میں ایک ہی مضمون ہو، ایک ہی موضوع ہو تو اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں. قطع اور غزل مسلسل میں فرق ہے. تو جب شاعر اپنا جو خیال ہے وہ ایک ہی شعر میں کمپلیٹ نہیں کر پاتا، مکمل نہیں کر پاتا، تو اس کو 2، کبھی کبھی 3 اشعار کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ میر تقی میر کا ایک قطع ہے، کل پاؤ ایک کا سائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوانی شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پرغرور تھا. تو یہ قطع ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم آتے ہیں نظم پہ. آخری ہم اس میں نظم ہم بھول گئے، نظم لکھنا یہاں پر بھول ہی گئے. تو نظم بذات خود ایک صنف بھی ہے. نظم کے جہاں تک لغوی معنی کی بات ہے، ہاں، نظم کے لغوی معنی ہے پیرونا. دھاگے میں موتی پیرونے کو بھی ہم نظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نظم کی جہاں تک بات ہے، نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیرونا ہے. دھاگے میں موتی پیرونے کو نظم کہتے ہیں. اس کے معنی لڑی، سلک، وہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو جس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ایک دھاگا ہوتا ہے نا، کاشر پوٹ یتھ اس ونان چھُ ڈور اکھ چھُ آسان، اس میں ہم ایسے موتی پروتے ہیں نا. ہاں، لڑکیوں کو زیادہ پتا ہوگا کہ یہ مالہِ پھٔلۍ چھِ نا آسان، مالہِ پھٔلۍ ڈوٗرِس تارُن، وہ بھی ایک قسم کی مانو کہ وہی تعریف ہے اصل میں نظم کی. یعنی ڈوٗرِس مالہِ پھٔلۍ تارٕنۍ، تتھ چھِ أسۍ ونان اردوس منٛز نظم. مسئلہ کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ تو نظم تب تک آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کا کمپیرزن غزل سے نہیں کریں گے. تو اس کو ہم اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نظم اور غزل کو کمپیئر کرنا ضروری ہے. نظم اور غزل کو کمپیئر کرنا ضروری ہے. سپوز یہ غزل ہے
ये नज्म है, ठीक है। गजल में आपने क्या सीखा? गजल का कोई उन्वान नहीं होता, यहाँ पर कोई उन्वान नहीं होता, यहाँ पर कोई उन्वान नहीं होता। यहाँ पर उन्वान, नज्म में एक उन्वान होता है जिसके तहत वो लिखी जाती है। यानी गजल का जो उन्वान होता है वो धागा होता है, ठीक है ना। धागा जो होता है इसको आप उन्वान भी कह सकते हैं। फिर उस उन्वान में शायर तसलसल के साथ एक ही ख्याल के अशार डालता चला जाता है ना। ये मालिफिल आसन छ, तो यम अशार छ यवन मालिफिल गुजरान, ठीक छा। तो यही नज्म होती है। यहाँ पर गजल में क्या होता है, हर शेर जुदा गाना होता है, और नज्म में क्या होता है, तसलसल होता है, रब्त होता है, तसलसल होता है, ठीक है। नज्म और गजल में सबसे फर्क, पहले तो गजल का उन्वान ही नहीं होता, गजल बिला उन्वान होती है, और नज्म का एक उन्वान होता है, अच्छा आसन टाइटल, ठीक है। तो गजल का और एक, गजल की और एक जो चीज है वो है, यहाँ पर आपको हर शेर जुदा गाना मिलेगा। नज्म का हर शेर क्या होता है, अरब तो तसलसल में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक दूसरे से पाइवस्त होता है, ठीक है। इसके अलावा हैयत में भी फर्क होता है। हाँ, जैसे कि नज्म में हम पाबंद नज्म लिखते हैं, आज़ाद नज्म होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़र्क होती है। तो ये सबसे बड़ी फ़र्क जो मैंने बताई, तो मौज़ूई एतबार से तो यही होता है। मौज़ूई एतबार से हाँ, जो ज़ाहिरी फ़र्क है वो यही है। गज़ल में कोई उन्वान नहीं होता, गज़ल का हर शेर क्या होता है, जुदा गाना होता है। और नज़्म का हर शेर क्या होता है, नज़्म में एक टाइटल होता है, उन्वान होता है, और नज़्म में जो अशार होते हैं वो मरबूत होते हैं। बाकी हैयती तौर पर तो फ़र्क है ही, ये बुनियादी फ़र्क है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी कि अदब का एक हिस्सा जिसको हम शायरी कहते हैं, उसमें जो अहम अहम असनाफ हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में होती है, उनको मैंने बयान करने की कोशिश करी। इतने कम वक्त में होता नहीं है, तो इस पे तो एक एक सिनफ पे एक एक लेक्चर देना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, मैं एक एक सिनफ पे भी एक एक लेक्चर दे सकता हूँ इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में ये जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट ये अपने असातिज़ा साहिबान और अपने जो तालिब इल्म है वो कैसे आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं, अभी मैं उसी मूड में हूँ, वही चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दो लेक्चर्स जो है ना, ये बेसिकली हर किसी क्लास में जो जब ज्वाइन करते हैं ना हम क्लासेस, चाहे आप 10th की क्लास कर रहे हो, 11th की, चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या सेमेस्टर वाइज, या पीजी फर्स्ट ईयर, पीजी सेकंड ईयर, या पीजी जो भी क्लासेस होते हैं उनमें ये आप ज़रूर बच्चों को पहले अंडरस्टैंड करें, ज़ुबान क्या होती है, अदब क्या होता है, अदब की कितनी शाखें हैं, ठीक है। और फिर हर किसी सिनफ को अलग अलग तरीके से आप बयान करें, अज्जा बताए, तब जाके आप उनके सिलेबस को खोलने की कोशिश करें। पहले तो ये सारी चीज़ें हर किसी तालिब इल्म को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे नाजरीन, अभी तक हमने ज़ुबान, अदब और शेरी असनाफ के हवाले से मुख्तसरन पढ़ने की कोशिश करी। अब हम नस्र के हवाले से, यानी कि प्रोज के हवाले से पढ़ने की कोशिश, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल मैंने आपको नस्र असनाफ के हवाले से थोड़ा बताने की कोशिश करी थी। हाँ, अफसानवी नस्र में हमारे यहाँ 4 असनाफ आती हैं, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा। और जहाँ तक गैर अफसानवी नस्र की बात है, तो गैर अफसानवी नस्र में हमारे यहाँ सवाने है, सीरत है, हाँ, मजमून निगारी है, इंशाया है, खाका है, सफ़रनामा है, जो हमारी तनकीद, तहकीक, वो सारी चीज़ें इसी में आती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हम यहाँ पर उसका तज़किरा करते नहीं हैं, वो अलग से आती है। इसके अलावा भी तनकीद, तहकीक, लिसानियात भी आते हैं, उसको हम इस ज़ुमरे में रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके हवाले से अलग एक वीडियो आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ इन चीज़ों का ही यहाँ पर, हाँ, इन चीज़ों को ही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम तहकीक, तनकीद, लिसानियात को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम इन चीज़ों को ही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक अफसानवी नसर की बात है, अफसानवी नसर, अफसानवी नसर में आती है वो असनाफ जिनमें कहानी होती है, ठीक है, जिनमें कहानी पाई जाती है। दास्तान हम कहानी की सबसे तवील सूरत को कहते हैं,
ठीक है। तो दास्तान एक लंबी तहरीर होती थी जो कि अमूमी तौर पर बयानिया के तौर पर सुनाई जाती थी, और इसमें क्या होता था कि दरबारों में बाज़ाब्ता तौर पर दास्तान गो रखे जाते। हाँ, जिस तरीके से कसीदा गो होते थे उसी तरीके से दास्तान गो भी होते थे, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में जो है एंटरटेनमेंट का कोई सामान नहीं था, तो दास्तान उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि इंसान की फितरत ये है कि हम किसी ना किसी तरीके से महजूज होना चाहते हैं, ठीक है ना। आज आप देखिए हमारे पास कितने ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम रोजमर्रा, हाँ, जिंदगी में खुद को एंटरटेन करना चाहते हैं और एंटरटेन करते हैं। तो उसी तरीके से पुराने जमाने में दास्तान हुआ करती थी। दास्तान तब तक मुरव्वज रही जब तक इंसान के पास वक्त की फरागत रही, ठीक है। तो दास्तानों में हमारे पास कुछ अज्जा है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं नावल की थोड़ी बहुत यहाँ पर गुफ्तगू करूंगा। पहले मैं थोड़ा तारुफ इनका भी करूंगा। नावल ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें ऐसी कहानी बयान की गई हो जो जिंदगी की तर्जुमानी करती हो, उसको हम नावल कहते हैं, ठीक है। नावल सन्नती इनकलाब का नतीजा थी, ठीक है। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, तो उस वजह से हमारे यहाँ पर दास्तानों की जगह फिर नावलों ने ले ली, क्योंकि इंसान के पास वक्त की कीमत, वक्त की कदर होने लगी। तो उस तरीके से दास्तान जो कि वक्त की फरागत की निशानदही थी, उसका फिर यहाँ पर बदल नावल ने उसका, हाँ, उसकी जगह ली। तो अब नावल राइज होने लगे, ठीक है। और हमारे उर्दू में अवलीन जो हमारे नावल है वो 1869 में, आपको पता ही है, डिप्टी नज़ीर अहमद या मौलवी नज़ीर अहमद ने नावल लिखना शुरू किए। उसके बाद जब इंसान के पास वक्त की और कदर बढ़ी तो फिर नावलों की जगह अब अफसानों ने ली। अफसाना ऐसी तहरीर होती है जिसमें इब्तिदा होती है, जिसमें इर्तिका और जिसमें खातिमा भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर कहानी होती है, और ड्रामा में भी एक कहानी होती है। अब हम इसके अज्जा, ड्रामा चूंकि प्रैक्टिकल अदब है, ये करके दिखाई हुई चीज होती है, तो इसीलिए ड्रामा करके दिखाई हुई चीज को कहते हैं। तो अब हम इसके अज्जा से इनकी जो फर्क है वो जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, दास्तान में कहानी होती है, ये तो हमको पता ही है। इसमें कहानी होती है। क्या नावल में कहानी होती है? नावल में भी कहानी होती है, अफसाना में भी कहानी होती है। तो इसमें भी कहानी होती है, इसमें भी कहानी होती है। आर यू गेटिंग मी? कहानी के बाद क्या होता है? क्या इसमें प्लाट होता है? दास्तान में प्लाट होता है, अगरचे वो, हाँ, उलझा हुआ होता है, लेकिन प्लाट होता है। नावल में भी होता है, अफसाना में भी, और ड्रामा में भी प्लाट होता है, ठीक है। जहां तक किरदारों की बात है, किरदार इसमें भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। किरदार दास्तान में भी होते हैं, नावल में भी, अफसाना में भी और ड्रामा में भी, ठीक है। तो मकालमा, मकालमा दास्तान में भी होता है, यानी कन्वर्सेशन, किरदारों के बीच में कन्वर्सेशन, वो दास्तान में भी होती है, नावल में भी होती है, अफसाना में भी और ड्रामा में भी, ठीक है। उसलूब भी एक क्वालिटी होती है। उसलूब तो सब में होता है, ठीक है। उसलूब तो सबकी क्वालिटी है। उसलूब दास्तान में भी होता है, नावल में भी, अफसाना में भी, ड्रामा में भी। और जो सबसे अलग दास्तान में चीजें हैं वो क्या है? मा फौकुल फितरी अनासिर और तवालत। नावल में जो चीज सबसे अलग होती है वो मरकजी ख्याल है। दास्तान, अफसाने की जो सबसे अलग क्वालिटी है, जो अलग जुज होता है, वो है वहादत तासुर। और ड्रामा का जो सबसे अलग जुज होता है वो होता है स्टेज, क्योंकि स्टेज आर्ट होता है, स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, इसलिए ये क्वालिटी इसमें होती है। तो अब हमने जाना कि अगरचे कहानी, प्लाट, किरदार, मकालमा, उसलूब ये सब में होता है, लेकिन दास्तान में क्या होता है? माफकुल फितरी अनासिर, यानी कि जिन, देव, परी, परियां, वो सारी चीजें जो हमको दिखाई नहीं देती वो किरदार होते थे इसमें। और यहाँ पर तवालत होती थी,
हाँ, जो कि दास्तान की ही खसूसियत थी। तो दास्तान बहुत तवील होते थे। नावल जो है, नावल में मरकज़ी ख़्याल होता है, हाँ, नुक्ता-ए निगाह होता है, ठीक है? और अफ़साना में वहदत तासुर होता है और ड्रामा में स्टेज होता है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा-थोड़ा बयान करते हैं, किसको? सवानेह को। सवानेह जो होती है, इसको हम सानिहा, यानी ये किसी के हालात व वाक़ियात पर एक तहरीर होती है। इसको अमूमी तौर पर हम बायोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है? किसी की ज़िंदगी के हवाले से हालात व वाक़ियात बयान करना, उसको हम सवाने में शुमार करते हैं। अगर हम अपने हालात व वाक़ियात किसी तहरीर में लिखते हैं, वो खुद नविश्त करार पाती है। और सीरत, अमूमी तौर पर सीरत निगारी, हम जिस किताब में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात व वाक़ियात को बयान करें, तो उसको हम सीरत कहते हैं, ठीक है? तो मज़मून निगारी की जहाँ तक बात है, मज़मून जो होता है, इसको हम ऐसे कहते हैं, ठीक है? मज़मून को ऐसे कहते हैं। ये किसी उन्वान के हवाले से अपने एहसासात, जज़्बात, ख़यालात बयान करना, उसको हम मज़मून कहते हैं। ये एक संजीदा तहरीर होती है और मज़मून में एक आगाज़ होता है, ठीक है? एक नफ्स मज़मून भी इसमें होता है और एक इख्तिताम होता है इसका बाज़ाब्ता तौर पर। और इंशाया की जहाँ तक बात है, इंशाया को हम लाइट ऐसे कहते हैं। हाँ, ज़हन की आज़ाद तरंग को हम इंशाया कहते हैं, ठीक है? यानी ये लाइट ऐसे होता है। इसमें हम, ये संजीदा तहरीर नहीं होती है। इसका कहीं न कहीं मकसद ये होता है कि सामीन को कुछ देर के लिए हँसाना, थोड़ा बहुत। ये लाइट ऐसे होता है चूँकि इसमें उतनी संजीदा तहरीर होती नहीं है। तो खाका जो होता है, खाका, खाका को हम स्केच कहते हैं, ठीक है? खाका स्केच को कहते हैं। खाका ऐसी तहरीर होती है जिसमें हम किसी दूसरे शख्स के हवाले से क्या लिखते हैं, यानी उसके ये तजुर्बात पे, खाका अमूमी तौर पर तजुर्बात पे मुनहसर होता है। हमारे दूसरे शख्स के साथ कैसे उसके साथ तजुर्बात रहे, उसके साथ हमने कैसा महसूस किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें खाका में बयान करते हैं किसी शख्स के हवाले से। ये मानो कि ये पोस्टमार्टम होता है किसी शख्स का, ठीक है? कलमी तस्वीर भी इसको कहते हैं, मुरक्का भी इसको कहते हैं खाका को। तो दूसरे शख्स की ये कलमी तस्वीर होती है। इसमें ज़रूरी होता है कि आप उस शख्स के हवाले से अच्छी चीज़ें भी लिखें और अगर उसमें कोई बुराई है उसको भी लिखें। किसी शख्स के अगर आप दोस्त हैं, उसका खाका लिख रहे हैं, उसको आपने फरिश्ता सिफ़त बयान नहीं करना है। अगर आपके साथ किसी की दुश्मनी है और उसका खाका लिख रहे हैं, तो उसको शैतान सिफ़त करार नहीं देना है। बल्कि इसमें ज़रूरी है कि आप अनबायस्ड, यानी कि ताज्जुब नहीं होना चाहिए खाका में। खाका लिखते वक़्त उस तहरीर से ताज्जुब झलकना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये ज़रूरी है। इसमें तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन तनकीस नहीं कर सकते। तनकीद ज़रूरी है। हर किसी इंसान की तनकीद आप कर सकते हैं। उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें आप बयान कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें एक अदब का ख़्याल होना चाहिए। लेकिन तनकीस यानी नुक्स आप किसी की ज़ात के हवाले से उसको, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन आप किसी तहरीर के ज़रिए से करते हैं, तो ये खाका के उसूलों के खिलाफ है, ठीक है? तो सफ़रनामा, सफ़रनामा हम कहते हैं जब हम किसी सफ़र की रुदात बयान करते हैं, तो वो सफ़रनामे में आता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे अदीबों ने बहुत ममालिक के सफ़र किए, फिर उसको, उस सफ़र को उन्होंने वर्कों में महफूज़ किया, तो वो फिर सफ़रनामे हो गए। जैसे कि आप आज, हाँ, किसी सफ़र पे जाते हैं, तो आप व्लॉग बनाते हैं, ठीक है? व्लॉग तो वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए से हम बनाते हैं, लेकिन सफ़रनामा जो होता है, ये कलम से हम लिखते हैं कि कोई तहरीर, ठीक है? व्लॉग और सफ़रनामे में बस सिर्फ़ फ़र्क ये है कि सफ़रनामे में हम जहाँ से हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं सफ़रनामे की, और जहाँ पर हमने इख्तिताम करना होता है सफ़र का, हाँ, हमारी वो सारी चीज़ें, यानी शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक सफ़र की सारी रुदात बयान करना, वो सफ़रनामा कहलाता है। और जो व्लॉग होता है, व्लॉग में भी हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए से हम उसमें महफूज़ कर लेते हैं वो सारी चीज़ें, हाँ, उस सफ़र की तमाम जो अहम चीज़ें होती हैं, वो हम तस्वीर कशी करते हैं, तस्वीर कशी के ज़रिए से बयान करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, अभी करीबन 2 बजे का वक़्त हो चुका है, ढाई बजे का वक़्त हो चुका है। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए भी, खुद के लिए भी मैं मुबालगा नहीं करूँगा। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं खुद भी
मेहनत करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ खुद भी मेहनत करूँ। आपके लिए भी थोड़ा बहुत अगर मुझ में कुछ सलाहियत है वो आप तक भी पहुँचे, आपको भी फ़ायदा पहुँचे। पर्टिकुलरली जो अदब से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तालिब इल्म जो हैं, इन 2 लेक्चर्स को ज़रूरी देखें। तो क्योंकि इसमें बेसिक सारी चीज़ें आपके लिए मैंने कोशिश करी है कि वो आपको बयान करूँ। तो मैंने मुख्तसरन हर किसी सिनफ को आपके सामने पेश करने की कोशिश करी। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ होऊँगा, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि और मैं बहुत बार इस बात का एतराफ़ कर चुका हूँ कि मुझसे नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ, हमसे कोशिश हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम हर शई में कामयाब हो जाएँ। तो बस कोशिश करते रहेंगे, और अगर इसमें कोई खामी होगी तो उसको आने वाले लेक्चर्स में हम उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अगर तवील हुआ होगा तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए इस चैनल का भी ख़्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।